आज के लेक्चर्स में ना जो जो हमने सीखना है ना वही सारा इम्पेयरमेंट में इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट में जो हमने सीखा अभी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही किया है, इसको फाइनल नहीं किया। तो IAS 36 के अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए रिकवरेबल अमाउंट से तो इम्पेयर एसेट हुआ है, वरना नहीं हुआ। एसेट इम्पेयर कब होता है? जब कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड करती है, ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट हम कैसे फाइंड करते हैं? कैरिंग अमाउंट होता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या रीवैल्यू अमाउंट माइनस सब्सीक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो लास्ट रीवैल्यू माइनस सब्सीक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक होगी बात। उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट हमने सीखा कि रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ व्हाट? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू इन यूज क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। थोड़ा सा हमने इसके बारे में सीखा, फ्यूचर कैश फ्लो। अब सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है कि जब हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के बारे में बात करनी है तो कुछ बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। वो बातें लिख लें कि कौन सी बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के वक्त कौन कौन सी बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो यहां पर कुछ बातें आपने लिखनी है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, लिखते जाना है आपने। सबसे पहली बात, अगर तो आपके पास मैं बता देता हूं, फिर अंग्रेजी आप अपने अल्फाज में लिख दें, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। फेयर वैल्यू कहते किसे हैं? फेयर वैल्यू कहते किसे? मार्केट, मतलब उसकी वो कितने का बिकेगा। अगर आपके पास सिमिलर एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है, सिमिलर एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है और अपने एसेट की नहीं गिवन, सिमिलर एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है बट अपने एसेट की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, तो फिर जो गिवन है वो ही ले लेंगे। अब ये तो पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर आपको अपने ही एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है फिर तो वही लेंगे। ओरिजिनल एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है तो ओरिजिनल एसेट की फेयर वैल्यू लेंगे। तीसरी सिचुएशन, अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, अगर एक आपको कहता है जी अगर आप अपना एसेट बेचना चाहो तो उसकी ये मार्केट वैल्यू है, आप जैसे एसेट की ये मार्केट वैल्यू है, फिर कौन सी लेनी चाहिए? अपने की। अगर दोनों गिवन है तो अपने एसेट की फेयर वैल्यू लेंगे, दोनों में से एक गिवन है तो फिर जो गिवन है वही ले लेंगे। ये तो बात होगी फेयर वैल्यू की, ठीक है। ये बात किसकी हो गई? फेयर वैल्यू की। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं? कॉस्ट टू सेल की। कॉस्ट टू सेल एसेट को बेचने के लिए जो खर्चा आएगा सिर्फ वो लेंगे, उसको बेचने पर जो खर्चा आएगा वो लेंगे। अब हम कहेंगे इसके अलावा, वो कहता है कि अगर मैं एसेट बेच देता हूं ना तो इतना खर्चा आएगा, और जो वापस जगह पड़ी है उस पर नया एसेट को लाने का इतना खर्चा है। वो जो नया एसेट को लाने का खर्चा है वो इसकी कॉस्ट टू सेल नहीं है। हमने देखना है कि इसको बेचने पे जो खर्चा आएगा बस वही लेना है। पीछे आपने अपनी प्रोडक्शन दोबारा शुरू करनी है, वहां पर कोई मसला हो गया, वहां वो कोई भी खर्चा नहीं लेना। तो ये बातें अगर आपने अंग्रेजी में अपने अल्फाज में लिखनी है तो लिख लें। मैं वैसे एक दफा रीड आउट कर देता हूं। इफ फेयर वैल्यू, यही बातें लिखी हुई है, फेयर वैल्यू ऑफ सिमिलर एसेट इज गिवन
ये किसी बुक में नहीं लिखी हुई, ये सिर्फ ट्रिक्स है। आल्सो फेयर वैल्यू ऑफ रिलेटेड एसेट इज गिवन, तो फेयर वैल्यू ऑफ रिलेटेड एसेट विल बी टेकन। रिलेटेड मतलब ओरिजिनल, रिलेटेड मतलब ओरिजिनल। If only fair value of similar asset is given, then the fair value of similar asset will be taken। कोई बात हुई, दोनों गिवन होंगी तो रिलेटेड एसेट लेना है, और अगर गिवन ही सिर्फ एक है तो फिर जिसकी फेयर वैल्यू गिवन है वही लेनी। नंबर 3, ओनली कॉस्ट टू सेल एक्सपेंस विल बी टेकन। कोई लीगल कॉस्ट हो सकती है, कोई स्टैंप ड्यूटी हो सकती है, कोई कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसेट। कौन सा रिमूविंग द एसेट? जिसको आप बेचने जा रहे हो, उसको एसेट को अगर आप रिमूव करते हो, फिर आपका कुछ किराया लगता है, फिर आगे कोई कमीशन लेता है, ये सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट टू सेल में माने जाएंगे। बट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड नहीं होंगे। रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? कि रिस्ट्रक्चर करना, उसको पहले जिस अंदाज में था उसको उसकी जगह पर कोई और आपने एसेट लगाना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है चीजें तो और चेंज करनी पड़ेंगी। एक्सपेंसेस ऑफ न्यू एसेट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट टू सेल। रिस्ट्रक्चरिंग करना और नए एसेट की कॉस्ट को लाना, और रिडंडेंसी कॉस्ट कैन नॉट बी कंसीडर्ड। रिडंडेंसी कॉस्ट क्या चीज होती है? रिडंडेंसी कॉस्ट क्या चीज होती है? रिडंडेंसी को पता है ना, फाजिल, फजूल, एक्स्ट्रा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये दो बातें हैं कि फेयर वैल्यू कौन सी लेनी है, तो कौन सी लेनी है? अगर फेयर वैल्यू सिमिलर एसेट की और अपने एसेट की गिवन है तो अपने एसेट की लेनी, और अगर दोनों में से कोई एक गिवन है तो वही ले लेंगे जो भी गिवन है, और दोनों गिवन है तो फिर अपना एसेट। कॉस्ट कौन सी लेनी है? सिर्फ जो एसेट को बेचने के लिए आ रही है, वो कोई लीगल कॉस्ट हो सकती है, कोई स्टैंप ड्यूटी हो सकती है, कोई कॉस्ट ऑफ रिमूविंग दैट एसेट हो सकती है। रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट नहीं लेनी, नया एसेट के साथ जो कुछ करना है, जो नया आना है उसके साथ, और रिडंडेंसी कॉस्ट भी कंसीडर नहीं करनी। हो गया डन। ये है, हमने एक चीज ओके कर दी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसमें इसकी मतलब कि यूजफुल लाइफ अगर दी है या रेजिडेंशियल, सिमिलर का मतलब ये होता है कि लाइफ उसकी भी उतनी है, लाइफ उसकी भी उतनी है, सेम मॉडल है, सेम तरीकाकार है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए इस तरह की बातें कर देता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों गिवन है तो फिर अपने एसेट की फेयर वैल्यू लेंगे, और दोनों में से कोई एक गिवन है तो फिर जो गिवन है वही ले लेंगे। सॉरी, हाँ, इंश्योरेंस बिल्कुल आपने जो सवाल किया ना कि इंश्योरेंस जो हमने करवाई होती है, देखिए इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं हम इसलिए कि आज हम बैठे हैं फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं कि अगर हमने कल को अगर को बेचते हैं तो कितना पैसा मिलेगा, इस्तेमाल करेंगे तो कितना पैसा हो सकता है, और आज उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अब फ्यूचर के अंदर जो जो वो कैश फ्लो हमारे होंगे, वो कौन कौन से कैश फ्लो कंसीडर करने वो भी हम पढ़ने लगे। तो यहाँ पर इंश्योरेंस का कोई चक्कर नहीं है, मौजूदा हालत में एसेट, क्योंकि ये बेचा नहीं है, बेचा नहीं है, कितने का बिक सकता है ये बात सोच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया जनाब वैल्यू इन यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट हमारा आ गया वैल्यू इन यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने एक सवाल किया था ना, वैसे तो वैल्यू यूज कैसे फाइंड की थी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। सारे का सारा मामला ना फ्यूचर कैश फ्लो पर है, और पूरा ये स्टैंडर्ड अगर मुश्किल लगता है या अगर किसी के नंबर कम आते हैं ना, तो किस वजह से कम आते हैं? फ्यूचर कैश फ्लो की वजह से। ठीक है, अगर कोई नंबर कटते हैं तो फ्यूचर कैश फ्लो की वजह से। तो आए जरा देखते हैं, वैल्यू इन यूज पे बात करते हैं। ठीक है, ये कुछ 6-7 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात, वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू जी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। ये मैं आपने लिखने हैं, लिखोगे कि जब मैं ये ना लिखो जो लिखने वाली बात होगी मैं बता दूंगा। इज द फ्यूचर
कैश फ्लो और आगे लिखा हुआ नेट एक्सपेक्टेड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम एन एसेट्स इंक्लूडिंग इट्स इवेंचुअल डिस्पोजल। इवेंचुअल डिस्पोजल मतलब रेजिडुअल वैल्यू। कि जब उसको इस्तेमाल के बाद बेचेंगे तो वो वैल्यू भी कैश फ्लो होगी। तो ये सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट बात लिखने अपने हाथ से, ठीक है। एन एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, ये यहां पर 2 बातें लिखी हुई हैं, इसको बाकी सारा आप लिखें या ना लिखें। फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू ड्राइव फ्रॉम दैट एसेट, तो इंपॉर्टेंट लफ्ज है फ्यूचर कैश फ्लो। मतलब फ्यूचर आज और आज से पहले कोई भी कैश फ्लो है वो हमने कंसीडर नहीं करना। आज और आज से पहले जो भी कैश फ्लो है वो हमने कंसीडर नहीं करना, और कैश फ्लो कंसीडर करना है। क्योंकि सर कैश फ्लो क्या होता है? डेप्रिसिएशन कैश फ्लो है या नहीं? डेप्रिसिएशन कैश फ्लो है या नहीं? है। अच्छा, कैश फ्लो का आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल एंट्री पास कर लिया करो, अगर उसमें कैश आता है तो कैश फ्लो है, नहीं आता तो नहीं है। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है, क्या होती है? तो उसमें कैश आ रहा है तो कैश फ्लो नहीं है। रिपेयर एक्सपेंस क्या एंट्री होती है? रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस टू कैश फ्लो है, ये कैश आउटफ्लो है, ये कैश आउटफ्लो है। सेल की है, कैश टू सेल। परचेज की है, परचेज टू कैश। मतलब ये कि फ्यूचर कैश फ्लो का मतलब ये एक होने फ्यूचर के चाहिए और दूसरे होने कैश फ्लो चाहिए। होने भी फ्यूचर के चाहिए और दूसरे होने भी फ्यूचर कैश फ्लो चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, 2 लफ्ज इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर और कैश। अगर आपके फ्यूचर के अंदर कैश चीज नहीं आ रही तो वो निकाल देंगे। फ्यूचर के अंदर अगर आपके पास कैश यानी पास्ट और प्रेजेंट, चाहे वो कैश भी हो ना तो भी नहीं लेना, ठीक है? ये बात याद रहेगी। क्या लेना है? जब हमने कैश फ्लो लेने हैं तब कौन से लेने हैं? एक फ्यूचर और एक कैश। ये डन। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंट द करंट मार्केट रिस्क। अच्छा, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है ना, अगर तो वो डायरेक्ट डिस्काउंट फैक्टर मोस्टली दे देता है, 99% क्या दे देता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। कभी कभी ऐसा करता है कि वो ना टर्म्स इस्तेमाल करता है, हम वहां परेशान हो जाते हैं। वो टर्म कौन सी है? वो कहते हैं रिप्रेजेंट द करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइस ऑफ बेयरिंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन दिस एसेट। ये 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन हो दोनों, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। अगर कोई एक गिवन है तो एक लेंगे, दोनों गिवन है तो फिर दोनों को प्लस करके लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, क्या लिखा हुआ है? मार्केट रिस्क ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। मतलब मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं? जिसके ऊपर हमें लोन मिलता है, जिस पर हम अपने कोई किसी को पैसा देते हैं, उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सुनिए, या थोड़ा सा इसको ना एक दफा आ जाओ इन्फ्लेशन रेट को सोच के कर लो, ताकि ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आप डील करते हो एक मशीन के अंदर, वो मशीन है, प्लांट है, कोई स्पेसिफिक प्लांट है, V1 उसका नाम है, और मार्केट के अंदर देखा तो कीमतें जी 4% बढ़ गई, 5% बढ़ गई, 15% बढ़ गई, या रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो गया, 7% हो गया। यह है ओवरऑल। अच्छा, आजकल के हालात में अगर हम आजकल के हालात की बात करें कि कीमतें बढ़ रही हैं, फ्यूल की एक्सपेंस स्पेसिफिक बढ़ रही है। अब जो फ्यूल है उसकी अलग और ओवरऑल मार्केट में अलग, ये 2 चीजें अलग अलग होगी। अगर हमने किसी फ्यूल के प्लांट की इंपेयरमेंट टेस्ट लेनी है तो जो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी लेंगे, जो उसकी अपनी वजह से यानी इंटरेस्ट में कोई मसला आ रहा है वो भी लेंगे, और दोनों को प्लस करके लेंगे। अगर कोई एक है तो फिर तो जो गिवन है वही ले लेंगे ना। बट अगर 2 गिवन है, लेकिन एक बात याद रखें, यहां पर 2 की बात क्या है? एक मार्केट का रिस्क हो, ध्यान से देखने लफ्ज, एक मार्केट का रिस्क हो। पहले ये लिख लिया है, पहले लिखें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं।
द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तो पता है ना, कैश वो प्रेजेंट वैल्यू की बात होती है, रिप्रेजेंटेड बाय मतलब प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है किस इंटरेस्ट के साथ, बाय करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिख लिया, करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइस फॉर बेरिंग अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द एसेट। ये क्या मतलब है, इनहेरेंट इन द एसेट, उस एसेट की वजह से, उस एसेट का अपना वरासती इंटरेस्ट। ओके होगी बात। तो दो इंटरेस्ट हम लिया करेंगे, एक इंटरेस्ट लिया करेंगे करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा लेंगे इनहेरेंट इन द एसेट। दोनों ही गिवन हो, मोस्टली पहले वाला गिवन होता, दूसरा गिवन ही नहीं होता, बट अगर दूसरा आ जाए तो उसको प्लस कर देंगे उसके, ठीक है। लेकिन प्लस करेंगे मार्केट और इनहेरेंट रिस्क, मार्केट का रिस्क और इनहेरेंट रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन अगर आ जाए, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, आपको ना दो इंटरेस्ट दे देता है, हम पढ़ते ऊपर वाला है, लोग अप्लाई नीचे वाले पे कर देते हैं। क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है प्री टैक्स रेट और पोस्ट टैक्स रेट, तो लोग इसको प्लस कर देते हैं, गलत, बेड़ा गर्क कर देते हैं सवाल। इसमें कौन सा लेते हैं, हमेशा प्री टैक्स रेट। अगर प्री टैक्स रेट भी आपको गिवन हो, पोस्ट टैक्स रेट भी गिवन हो, तो कौन सा टैक्स रेट लेना है, प्री टैक्स रेट लेना है। और अगर आपको इनहेरेंट रिस्क और मार्केट का रेट गिवन है, उन दोनों को प्लस करके लेना है। प्री टैक्स पोस्ट टैक्स गिवन हो तो प्री टैक्स लेना है, ठीक होगी बात। आगे चलते हैं। कैश फ्लो दैट विल बी नेसेसरली इंक्लूडिंग जनरेट कैश इनफ्लो फ्रॉम कंटिन्यूस यूज ऑफ द एसेट, ये इंपॉर्टेंट, कंटिन्यू यूज ऑफ द एसेट। कंटिन्यू यूज ऑफ द क्या मतलब है, मतलब ये कि जो एसेट को हम इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं, उसके कैश फ्लो देखना चाह रहे हैं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगले रिमेनिंग लाइफ में वो इस्तेमाल होता रहेगा। ये अजम्पशन दिमाग में रखनी है, वो कंटिन्यू इस्तेमाल होता रहेगा जब तक उसकी लाइफ है। कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट। फिर उसके बाद नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ये किसकी बात कर रहा है भला, रेजिडुअल वैल्यू। फिर उसके बाद द फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यू यूज ऑफ द एसेट इन इट्स, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पढ़ के कुछ पहले लिख लें, फिर मुझे बताना जरा क्या लिखा हुआ है। Future cash flow from continuing use are estimated of the is in its current condition. लिख लो पहले, future cash flow from continuing use are estimated for the asset, estimated for the asset in its current condition। ओके होगी बात। इसका मतलब क्या, आपके पास एसेट पड़ा हुआ है, कुछ अच्छी हालत में नहीं है, और आपको लगता है इससे अगले लाइफ, उसकी लाइफ के अंदर 2 साल है या 3 साल है, उसमें से 500 600 700 मिल जाएगा इस्तेमाल करके। किसी ने कहा अगर इसके ऊपर थोड़ा खर्चा कर लोगे तो आपका कैश फ्लो इतना बढ़ जाएगा, खर्चा कर दोगे तो कैश फ्लो इतना बढ़ जाएगा। हमने वो कंसीडर करना है या नहीं करना, क्या लिखा हुआ है, इन इट्स करंट या एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो उसकी इस हालत से आपको कैश फ्लो मिलना है ना, इंपेयरमेंट टेस्ट ले लेते वक्त हमने सिर्फ वही कंसीडर करना है, ठीक होगी बात। और नीचे लिखा हुआ कौन सा रेट इस्तेमाल करना है, प्री टैक्स रेट। अगर पोस्ट टैक्स रेट गिवन होगा तो हमने इग्नोर कर दें, अगर पोस्ट टैक्स गिवन भी है तो प्री टैक्स रेट फाइंड कर लेते होते हैं, उसका मैं फार्मूला बता देता हूं। अगर पोस्ट टैक्स गिवन भी है तो प्री टैक्स फाइंड कर लेते हैं, वो फार्मूला लिख लें। और एक सवाल भी मैं करवा देता हूं, अगर प्री टैक्स गिवन है तो लेने प्री टैक्स है, और अगर पोस्ट टैक्स गिवन है तो फिर कैसे लेंगे,
लेट करें कि आपके पास पोस्ट टैक्स रेट इज 18% and tax rate is 30%. हम तो प्री टैक्स लेते हैं, तो फिर प्री टैक्स हम फाइंड कर लेंगे। तो प्री टैक्स फाइंड कैसे करते हैं? प्री टैक्स रेट इज इक्वल टू पोस्ट टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैक्स रेट। ये बोले किसका फार्मूला? प्रेजेंट वैल्यू वाला, पोस्ट टैक्स रेट, क्योंकि पोस्ट टैक्स होता है ना आफ्टर इम्प्लीकेशन ऑफ दिस। तो क्या करेंगे? 18% डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.3 1 प्लस 0.3 1 प्लस टैक्स रेट। ठीक होगी बात? कितना आंसर आ गया? कितना? मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं, 17.5%। ये हमारे पास प्री टैक्स रेट आ जाएगा। अगर जिंदगी में आप अगर प्री टैक्स गिवन है तो प्री टैक्स ले लेंगे, अगर पोस्ट टैक्स गिवन है तो फार्मूला क्या है? पोस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैक्स रेट। ओके की बात? चलें, उसके बाद कैश फ्लो के अंदर कौन कौन सी बातें कंसीडर नहीं करनी, आज के लेक्चर की लास्ट इंपॉर्टेंट बात। फिर उसके बाद हमने सवाल करते हैं, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कभी भी कैश फ्लो नहीं लेना। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप तो छोटे बच्चे हो, भी आपको नहीं पता, मैं लिख देता हूं। लोन, इंटरेस्ट, क्या इतना जितना भी आ रहा है यार, वो 13.8 0.18 डिवाइड बाय 1.3, आपने 1.03 कर दिया होगा, 13.8%। चले, इंटरेस्ट, उसके बाद डिविडेंड, इसके बाद शेयर कैपिटल, इक्विटी टाइप कोई भी चीज, मतलब ये चीजें आपने कैश फ्लो लेते वक्त कंसीडर नहीं करनी। ये चीजें आपने कैश फ्लो के वक्त कंसीडर नहीं करनी। ना लोन करना है, ना इंटरेस्ट करना है, ना डिविडेंड करना है, ना शेयर इशू, शेयर रिसीट, कोई अगर गिवन है, अगर कोई प्लस माइनस हो गया तो उसको रिवर्स कर देंगे। गिवन है तो इग्नोर कर देंगे, सेपरेट गिवन है तो। बट अगर हमारे कैश फ्लो के अंदर प्लस माइनस हुआ है तो फिर क्या कर देंगे? उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक होगी बात? आगे चले। इनकम टैक्स रिसीट भी नहीं करना, कंसीडर नहीं करना। पहली बात, अगर तो साइड पे गिवन है इग्नोर करेंगे, बट अगर हमारे कैश फ्लो में प्लस या माइनस हुए हैं तो रिवर्स करेंगे। क्या कर, प्लस हुआ तो माइनस कर देंगे, माइनस किया हुआ है तो प्लस कर देंगे। फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग which an entity is not yet committed। फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग, वो नहीं हमने कहा था करंट कंडीशन लेनी है। अगर आपने कहना जी कल को अगर इसके ऊपर आपने कुछ खर्चा करोगे तो ये बढ़ जाएगा, तो वो नहीं लेना। एंड लास्ट वन इज इंप्रूविंग, या आगे इंप्रूविंग या एनहांसिंग द एसेट्स परफॉर्मेंस। कि अगर आप कहता जी आप ये खर्चा कर दोगे तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका कैश फ्लो बढ़ जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। लेकिन हमने तो करंट कंडीशन वाले लेने हैं सारे। कौन से लेने हैं? करंट कंडीशन। गॉट इट? चलिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं लेना, उसमें क्या क्या आता है? लोन, इंटरेस्ट, इक्विटी नहीं लेना। इनकम टैक्स पहले ले रहे हो या दे रहे हो नहीं लेना। और एसेट्स के ऊपर कोई खर्चा अगर कर रहे हो जिससे आपको लगता है कि एसेट्स की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, वो भी हमने नहीं लेना।
आज के लेक्चर में थ्योरेटिकल पोर्शन इतना सीखना है हमने, समझ लग गई? अगर समझ लगी तो चलते हैं फिर हम क्वेश्चंस वाली साइड। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं और डायरेक्ट पास पेपर का सवाल करते हैं, ठीक है? हाँ जी, कंप्रीहेंसिव एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 18 एक करते हैं और आपका होमवर्क भी साथ दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपने घर से करना है, जो कि मंडे को लाजमी करके आना है। 19 और क्वेश्चन नंबर 17, 18 में आपको करवाने लगा हूं। भाई 17 भी आपने घर से करना, ठीक है? सॉल्यूशन देखिए बगैर करना है, गलत हो जाए अच्छी बात है, लेकिन पहले एक दफा कंप्लीट बगैर सॉल्यूशन के करना, इससे आप लोगों की तबीयत सेहत में काफी फर्क पड़ेगा जी। कंप्यूट द इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एट दिसंबर 2020। कहता है जी इम्पेयरमेंट लॉस फाइंड करें। तो इम्पेयरमेंट लॉस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले लिख देंगे इस कंपनी का नाम। चलते हैं जी, क्या किस नाम से है? बारबरी सीमेंट लिमिटेड, बारबरी सीमेंट लिमिटेड। कंप्यूटेशन ऑफ impairment loss for the year ended, और आगे लिख देते हैं डेट। हाँ जी, यहां पर दो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आप मर्जी लिख लें। यहां पर आप लिख लें एसेट या कॉस्ट, यहां पर लिख लें कैरिंग अमाउंट, यहां पर लिख लें रिकवरेबल अमाउंट, और यहां पर लिख लेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। आपका ये एक ही लाइन में जवाब है, ठीक है? सबसे पहले हम आ जाते हैं एसेट का नाम कोई है तो कहता है दिसंबर इंक्लूड प्लांट, यहां पर लिख लेते हैं प्लांट। हम किस साल पे हैं? दिसंबर 2020 में। जरा देखिएगा, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2020 इंक्लूड अ प्लांट हैविंग कैरिंग वैल्यू 400 मिलियन, हैविंग कैरिंग वैल्यू 400 मिलियन। हमें ये चाहिए? बिल्कुल चाहिए, ये कैरिंग अमाउंट ही तो हमें चाहिए दिसंबर 2020 की। दिसंबर, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ओके की बात। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है भला? हायर ऑफ। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ। उसके लिए हम क्या करेंगे? वर्किंग नंबर आप लिखेंगे प्रॉपर, रिकवरेबल अमाउंट। हायर ऑफ, हायर ऑफ व्हाट? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। देखते हैं, अब क्वेश्चन हमारा यहां से शुरू हो गया। कहता है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। ये क्या चीज है टेक्नोलॉजिकल चेंज? दैट इज इंडिकेटर, कि ये इंडिकेटर है कि हमने इंपेयरमेंट टेस्ट
लगाना है। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4 years। रिड्यूस टू के बाकी उसकी लाइफ कितनी रह गई है? 4 साल। इसका मतलब है हमने अगर फ्यूचर कैश फ्लो चेक करने हैं तो कितने सालों के करने हैं? 4 सालों के रिमेनिंग लाइफ के। जितनी उसकी लाइफ है रिमेनिंग उतने सालों के कैश फ्लो हमने देखने हैं। इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ द प्रोडक्ट, सवाल देखें, इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ये सेल ऑफ द प्लांट नहीं है, सेल ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट, कि उस प्लांट से जो प्रोडक्ट बनाओगे उसको बेचोगे तो जो पैसे आएंगे, दैट इज कैश फ्लो और नॉट? कैश फ्लो ही तो है, सेल कर रहे हो। आर एस्टिमेटेड रुपीज 200 million, ये कब की बात कर रहे हैं? हम कहां पे खड़े हैं? दिसंबर 20 में, और हमने कैश फ्लो कौन से लेने हैं? अगले 21, 22, 23, 24, 4 साल है ना उसकी लाइफ, रिमेनिंग लाइफ उसकी 4 साल है। 21, 22, 23, 24 सवाल को पढ़ोगे बहुत मजा आता है, सारा कुछ सवाल के अंदर ही गिवन होता है। 2021 के अंदर 200 मिलियन उसने कहा कि ये 200 मिलियन आप कमा लोगे, इससे प्रोडक्शन बनाओगे, प्रोडक्शन बनाकर बेचोगे तो ये आपको पैसे मिल जाएंगे। These inflow are subject to 10% decrease in each subsequent years। कहता है चलो 200 मिलियन कमाओगे कब? 2021 में, तो क्या 2022 में भी 200 मिलियन कमाओगे? 10% कम। जब भी याद रखे कम करना हो तो 1 माइनस परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया करो, ज्यादा करना हो तो 1 प्लस परसेंटेज से। कम करना हो तो 1 माइनस परसेंटेज, ज्यादा करना तो 1 प्लस परसेंटेज। एक बात आ गई, हमें फ्यूचर कैश फ्लो यहां से मिल गया। आगे देखें, आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं कि ऊपर वाले यूनिट को बनाने के लिए जो खर्चा आ रहा है, और यहां पर उसने लिख भी दिया है आउटफ्लो, इसका मतलब है ये कैश फ्लो ही है, रुपीज 80 मिलियन। तो ये कैश फ्लो होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसको बनाने के लिए हमारे जो खर्चे लग रहे हैं वो 80 मिलियन। दीज आउटफ्लो वुड इंक्रीज्ड बाय 5% in each subsequent years due to inflation and other। BL net profit is subject to income tax 20%। इसका क्या करेंगे? ये कैश फ्लो कंसीडर करेंगे या नहीं? इनकम टैक्स अभी हमने क्या लिखा था? अभी जो मैंने आपको 4 बातें लिखवाई थी उसमें जाकर देखो जो इग्नोर करने वाली है। टैक्स रिसीट और पेमेंट इग्नोर करना है, मुझे लगता है याद भूल गया, ये नॉट इंक्लूडेड। सेकंड पॉइंट, इनकम टैक्स रिसीट और पेमेंट। फिर उसके बाद आ जाए, चलो ये तो इसको तो कांटा मारेगा। डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड बताओ, ये कैश फ्लो ही नहीं। अच्छा, यहां पर डेप्रिसिएशन अलग से लिखा हुआ है, नहीं लिखा हो तो लिख ले, नहीं लिखा हो ना अलग से ना लिखे, डेप्रिसिएशन इग्नोर करते हैं क्योंकि है तो पता है हमें नॉन कैश है, लेकिन ना लिखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। डेप्रिसिएशन हमेशा इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर हमारे कैश फ्लो में प्लस माइनस हो चुकी है पहले तो रिवर्स कर देंगे। हाँ जी, इसको भी इग्नोर मारते हैं। द प्लांट नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ दिस लाइफ इज 100 मिलियन, कंसीडर और नॉट? करेंगे कंसीडर। ये हमारा चौथे साल के एंड का कैश फ्लो है। प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स रेट इज 12 और 9.6%। प्री टैक्स लेंगे सिर्फ, उसके बाद a technological advanced plant with similar capacity can be purchased 350 मिलियन। क्या कह रहा है? a technological advanced plant with similar capacity can be purchased 350 million। BCL has received an offer to buy existing plant 250 million। कहता है हमारे जैसे एसेट की एडवांस टेक्नोलॉजी का खरीदने जाओ तो 350 मिलियन का है, हमें ऑफर मिली है 250 मिलियन की। बताओ कौन सी कॉस्ट फेयर वैल्यू लूं मैं, 350 या 250? 250, क्योंकि जब कभी ऐसा हो, सिमिलर कैपेसिटी हो, सिमिलर एसेट्स हो,
दोनों गिवन हो तो अपना एसेट, दोनों में से एक गिवन हो तो जो गिवन है फिर BCL will incur shipping cost 7 million to dispatch the existing plant to the purchaser. कॉस्ट टू सेल है या नहीं? कॉस्ट टू सेल, सवाल खत्म हो गया। अब हमने सबसे पहले यहां से पकड़ते हैं, ये है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस तो 250 माइनस 7, 250 माइनस 7, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 250 माइनस 7 इज इक्वल टू 243। दूसरा लेता हूं वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज ही सारा सवाल होता है, बड़े ध्यान से देखना होता है। 2021, 2022, 2023, 2024। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे इनफ्लो। 2021 में 200 मिलियन मिलना है, क्या माइनस करना? आउटफ्लो तो अलग लिखो, मैंने तो अभी इनफ्लो लिखा है। इनफ्लो अब 10% कम हो जाएगा आने वाले दिनों में, तो इसका 90% ले लो फिर। 200 मल्टीप्लाई बाय 0.9 180, फिर 180 का मल्टीप्लाई बाय 0.9 162, और फिर 162 का 0.9 145.8। ठीक हो गया। उसके बाद एक और भी इनफ्लो है, रेजिडुअल वैल्यू 100 मिलियन है, और रेजिडुअल वैल्यू हमेशा कहां पर होता है? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। आउटफ्लो पहले साल आउटफ्लो कितना है? पहले साल 80 मिलियन, अगले साल 5% बढ़ जाना है, तो 1+% मतलब 80 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, 80 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 84 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 80 88.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 92.6। और तो कुछ नहीं था ना, अगर होता तो उसको भी एडजस्ट कर देते। नेट कैश फ्लो नेट कैश फ्लो, हाँ जी, 200 में से 80 माइनस कर दिया 120, 180 में से 84 माइनस कर दिया 96, 162 में से 88.2 माइनस कर दिया 73.8, और 245.8 में से 92.61 माइनस कर दिया 153.1। डन। कैश फ्लो आ गया, नेट कैश फ्लो। अब क्या करते हैं? डिस्काउंट फैक्टर, और डिस्काउंट फैक्टर कितना लेना है? 12%। कल मैंने एक तरीका बताया था, याद है? 1 डिवाइडेड बाय 1.12। पहले क्या है? 1 डिवाइडेड बाय ये है, यही है ना 1 + i की पावर n, यही डिस्काउंट फैक्टर पढ़ा है। अब 1 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 1 कितना आया? 897 डिवाइडेड बाय सेम इसी को डिवाइडेड बाय 1.12 कितना आ गया? 0.79। फिर जो आंसर आ गया डिवाइडेड बाय 1.12 या इक्वल। अब आगे तो इक्वल भी प्रेस करते जाओगे तो आता जाएगा, लेकिन 2 दफा इक्वल प्रेस हो गए तो अगले साल पे चला जाएगा, ये भी याद रखना। कितना है उसके बाद? 0.797 के बाद 0.712, फिर 0.635 प्रेजेंट वैल्यू।
हाँ जी 120 को मल्टीप्लाई कर दे 0.897 से। 107.64 96 को मल्टीप्लाई कर दे 0.797 से। 76.512 52.55 97.28। अब इसको प्लस कर दे तो ये आ जाएगी वैल्यू इन ट्रिपल 334 करते हैं। सबको ये याद है? चल हाँ जी 334 और 243 हायर लेना है, इन दोनों में से हायर लेना है तो 334, तो यहां पर आकर लिख दें 330 वर्किंग नंबर। तो एसिड रिपेयर हुआ यार, कब होता है एसिड रिपेयर? जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड, कितनी एक्सीड करके? दैट इज इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट लॉस की जो एंट्री होती है वो भी लिख लें, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट 66। अच्छा एक और भी फार इसका होता है तरीका, पहली डेप्थ एलिमिनेट करके फिर इंपेयरमेंट लॉस टू पीपीई करते, जैसे रीवैल्यू नहीं करते वैसा भी एक तरीका होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है, ये आसान सा काम है। ये पहले सारी पिछली डेप्थ एलिमिनेट करें फिर इंपेयरमेंट लॉस के डेप्थ, ये भी एक तरीका होता है बट ये सबसे अच्छा है इंपेयरमेंट लॉस डेबिट। अच्छा इस टाइम आपका फिर एसेट कितने का है? इस टाइम आपका एसेट कितने का? 400 का या 334 का? 334 का, क्योंकि आपने एसेट अपना 66 से इंपेयर कर दिया है। तो अब आगे फर्दर चार्ज जितना इंपेयरमेंट लॉस होता है 400 में से आप इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर देंगे, 334 आपका आगे चलेगा। ठीक होगी बात? चलें जी, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ लग गया है तो कल आपने क्वेश्चन नंबर 17, 19 और 18 को भी दोबारा कर लेना। तो ये 3 सवाल और जो पिछला थ्योरी है उसको भी याद करना है, बस इतना ही।